नमस्कार दोस्तों, अभीज़ एलू वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2018 का क्वेश्चन पेपर। मैथ्स और साइंस का 60 क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ होते हैं और ये 60 क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में सॉल्व किया है। देखिए, मैथ्स और साइंस में सबसे ज़्यादा जो हमको दिक्कत आती है वो आती है टाइम मैनेजमेंट की। तो अगर हमको कुछ ट्रिक्स का पता होता है, कुछ अच्छे से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने का तरीका पता है, तो हमारा बहुत सारा समय बच सकता है। तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बताई जाएंगी, साथ ही साथ आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना चाहिए, जिससे बहुत कम टाइम में आप क्वेश्चन पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 30 और साइंस में 30। प्रश्न ये दिया है कि यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27/64 है तो इनके पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम होता है क्यूब का वो होता है एस क्यूब, यानी साइड को आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो एस क्यूब, पहले वाले का S1 क्यूब और दूसरे वाले का S2 क्यूब, इसका आपका अनुपात आपको दे रखा है। अनुपात है 27/64। 27/64 का मतलब है कि ये हो गया 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। आपको क्यूब सारे पता होने चाहिए और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने जो क्यूब हैं वो मिनिमम 15 तक के क्यूब आप याद रखें और स्क्वायर जो हैं 25 तक के स्क्वायर आप याद रखें। तो इससे आपके पास में क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। तो ये हो गया आपके पास में। तो S1 S2 आपको मालूम पड़ गया। S1 और S2 का जो रेशियो है वो है 3/4। इससे आपको मालूम पड़ जाता है कि S1 और S2, जो S1 है साइड है पहले वाले क्यूब की, S2 है साइड सेकंड वाले क्यूब की, इनका रेशियो है वो है 3/4। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? क्षेत्रफल होता है 6 साइड होती हैं तो 6, हर एक साइड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है साइड स्क्वायर। तो 6 साइड है तो उनका क्षेत्रफल हो जाएगा 6S स्क्वायर। तो पहले वाले का 6S1 स्क्वायर, दूसरे वाले का 6S2 स्क्वायर। तो ये 6 और 6 कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि आपके पास में आता है S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। ये फाइंड आउट करना है। तो इनका स्क्वायर अगर मैं कर देता हूँ तो 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3 स्क्वायर होता है 9, 4 स्क्वायर होता है 16। तो आंसर आ जाता है आपका 9/16। तो बहुत ही आसानी से आप ये प्रश्न इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है। इसका आयतन 1848 घन मीटर है। खंभे की ऊंचाई कितनी होगी? तो इसकी ट्रिक बच्चों जो आपको सीखनी है वो ये है कि जब भी आप कर्व सरफेस एरिया का स्क्वायर कर लीजिए। कर्व सरफेस एरिया आपका होता है 2πr/h, ठीक है। और इसको जब आप भाग देते हो उसके वॉल्यूम से, वॉल्यूम होता है इसका πr²h। अब मुझे हाइट फाइंड आउट करनी होती है तो मैं क्या करता हूँ, कर्व सरफेस एरिया जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका स्क्वायर कर लेता हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, आपको समझ आएगा। ये आता है आपके पास में 4πr²h², ठीक है, डिवाइडेड बाय πr²h। तो अब ये देखिए आप आसानी से ये कैंसिल हो जा रहे हैं। तो मेरे पास में r² कैंसिल, पाई का एक मान कैंसिल हो गया, h² से h। अब मेरे पास में ऊपर बचता है 4πh। तो 4πh ये किसके बराबर होगा? 264 का स्क्वायर, यानी 264 दो बार लिखिए, डिवाइडेड बाय 1848। अब कुछ नहीं करना, इसकी कैलकुलेशन करनी है आपको। आसानी से ये कैंसिल भी हो जाते हैं फिगर्स। तो हाइट आपके पास में आपको मिल जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में इजीली आ जाता है 3 आपके पास में आएगा। तो 3 आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो आप ये बी यहाँ से ले लीजिए। तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी सी ट्रिक है जो आपको याद रखनी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, नीचे हिंदी में देख लेते हैं। एक कक्षा के 20 छात्रों ने गणित विषय में 100 अंक में से क्रमशः निम्न अंक प्राप्त किए हैं। ये 20 बच्चों के अंक दे रखे हैं आपको और 100 में से इनके नंबर आए हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनके उपर्युक्त की वर्गीकृत बारंबारता सारणी क्या होगी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देखना है, जो यहाँ मैं आपको ट्रिक समझा देता हूँ, क्या आपको समझ आना चाहिए। ये जो चारों जो चॉइसेस हैं इनको आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पहले वाले ऑप्शन में भी 4 और सेकंड में भी 4 आ रहा है,
नीचे भी 4 है, ऊपर भी 3 है। तो आप ऐसा ऑप्शन कोशिश ये करते हो, ऐसा ऑप्शन आप लेते हो जहाँ कुछ अलग अलग सा आपको आ रहा हो, तो उससे आपका एक साथ में उसकी वैल्यू चेक हो जाती है। तो इधर देखिए आप जो नीचे वाला जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर चौथा पॉइंट आप देखेंगे 4 आ रहा है और यहाँ 2 आ रहा है, ऊपर 3 आ रहा है। तो ये सब में अलग अलग संख्याएं आ रही हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ जो आपको देखना है। तो बच्चों ये जो इनकी बारंबारता है, तो आप यहाँ आपको फटाफट से आंसर चाहिए, सबको ढूंढने बैठोगे तो बहुत लेट हो जाते हो। तो आप क्या करते हो, आप ये देखते हो कि कौन सा डिफरेंट है, वो वाला हम चेक कर लेते हैं, तो उससे मालूम पड़ जाएगा। तो ये आप देखो चौथा नंबर, ये चौथा नंबर, ये चौथा नंबर और ये चौथा नंबर। तो यहाँ आप देख रहे हो 3 2 4। अगर मान लीजिए आपका ये चौथा नंबर जो ऑप्शन है, यानी 60 से 80 के बीच में बारंबारता क्या है, 2 आता है, तो आपके क्लियरली आपका ऑप्शन आ जाएगा सी। अगर 4 आता है तो ऑप्शन आ जाएगा डी। और ए अगर 3 आता है तो आपको ए और बी को चेक करना पड़ेगा। तो हमारे पास में तरीका ये है कि अभी हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर यानी 60 से 80 के बीच में बारंबारता क्या आ रही है। तो इसके लिए आप ऊपर देखिए, तो 60 से 80 के बीच में आप देख सकते हैं 60 से 80 के बीच में कितना इसका वैल्यू आ रही है। तो 60 से 80 आप लोगों ने देख लिया होगा, 60 से 80। तो 60 से 80 के बीच में ये 70 आ रहा है, ये 70 है। उसके बाद में 60 से 80 के बीच में आगे बढ़ेंगे आप, तो ये भी है, 64 भी है, 60 से 80 के बीच में 66 भी है। तो इसका मतलब ए और बी में से ऑप्शन है, तो आपके सी और डी तो फटाफट से आपको मालूम पड़ जाते हैं कि गलत हो चुके हैं। अब ए और बी में आपको ऐसी संख्या देखनी है जो कि अलग जा रही हो। तो आपने ये देखा होगा ये भी सही है, ये भी सही है। तो आप सेकंड वाला, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं, यस। तो अब आपको मैं दिखा देता हूँ। अब आपको इसमें जो नोट करना है वो ये है कि सेकंड और थर्ड वही संख्याएं अलग अलग हैं दोनों में। तो आप सेकंड और थर्ड दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो 20 से 40 में कितने इसमें नंबर आ रहे हैं वो आपको देखना है। तो 20 से 40 में आप देखेंगे तो आपके पास में आएंगे 20 से 40। 20 से 40 के बीच में एक ये आ रहा है 24 आ रहा है, 36 आ रहा है। फिर 20 से 40 के बीच में आपका 32 आ रहा है, 20 से 40 के बीच में आपका 28 आ रहा है, 30 आ रहा है। तो मेरे पास में 5 सही होना चाहिए। तो 5 यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ए। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये जल्द से जल्द आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपको सारे के सारे चेक करने पड़ेंगे और आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते। चलिए दोस्तों 94 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन ये है कि आपके सीमा के मार्क्स दे रखे हैं और पाई चार्ट के फॉर्म में दे रखे हैं। और सीमा जो है एक लड़की है, उसके पास में 6 सब्जेक्ट हैं, कक्षा 6 की है, और उसके पास में 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, ऐसे 4 सब्जेक्ट हैं। और ये 4 सब्जेक्ट के मार्क्स टोटल मिलाकर के 480 हैं। और ये 480 मार्क्स को एक पाई चार्ट के फॉर्म में इन्होंने दिखाया हुआ है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान से क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि एक जो सर्कल होता है, एक सर्कल में टोटल एंगल का जो सम होता है वो होता है 360। इसका मतलब ये है कि ये जो 480 नंबर हैं, 480 नंबर, इन्हीं 480 नंबर्स को आपने 360 डिग्री में बताया हुआ है। तो अगर आपको गणित के नंबर पता करने हैं, गणित के कितने नंबर हैं, तो गणित में डिग्री कितनी है, 93। तो 93 डिग्री कितने मार्क्स के बराबर होगा, तो वो होगा टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल डिग्री। टोटल मार्क्स हैं 480, टोटल डिग्री है 360, इंटू 93 कर दीजिए, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो ये 480 12 की टेबल से जा रहा है, 12 चौके 48, 12 तिये 36, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 और 1, और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 तिये 12, तो 124 नंबर आ जाते हैं। ये 4 को आपने ये 4 को इस 31 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 124 नंबर आ जाते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ मेनी मार्क्स ऑप्टेड बाय सीमा इन मैथमेटिक्स। तो अभी हमने मैथमेटिक्स का करके देखा था, 124 है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 124।
दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सीमा मोर इन हिंदी इन कंपैरिजन ऑफ इंग्लिश, यानी सीमा ने हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अधिक मार्क्स प्राप्त किए। तो इधर आप देखिए, अंग्रेजी में उसके 72 डिग्री है और हिंदी में 108 डिग्री है ना, 108 डिग्री और 72। तो इन दोनों का जब आप इन दोनों को माइनस करोगे, क्योंकि आपको क्या पता करना है, अंतर पता करना है, तो इन दोनों डिग्रियों को माइनस कर दीजिए। तो 108 में से जब आप 72 को माइनस करोगे तो आपके पास में आता है 36 डिग्री। आपको ये पता था कि 360 डिग्री जो है वो 480 नंबर के बराबर है, 480 मार्क्स के। तो इसका मतलब ये हुआ कि 36 डिग्री जो होगा वो 48 मार्क्स के बराबर होगा। तो आंसर आपका 48 आ जाएगा। तो इसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर है 48। कितने डिफरेंस में आया है ये? 48 इसका डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, इसमें ये पूछा जा रहा है, अच्छा ये आपके थ्योरी से रिलेटेड है तो बहुत आसानी से आप कर लोगे, वर्ड प्रॉब्लम नहीं है ये। आपका जो है मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, तो इसमें साइकोलॉजी रिलेटेड है ये। तो देख लेते हैं। निम्नांकित में से कक्षा में गणित शिक्षण के उद्देश्यों की सटीक विशेषता नहीं है। जीवन से संबंधित होने चाहिए, व्यवहारिक पदों में होने चाहिए, परीक्षण योग्य होने चाहिए और विशिष्ट होने चाहिए। तो देखिए ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जीवन से संबंधित होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स, व्यवहारिक पदों में, परीक्षण योग्य होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए। तो जीवन में संबंधित होना चाहिए बिल्कुल, और विशिष्ट भी होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें देखा एक से ज़्यादा ऑप्शन आ गए हैं। परीक्षण योग्य, शुड बी टेस्टेबल, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो जब ऐसा आ जाता है तो ऑप्शन हमारे, तो ये जो क्वेश्चन है आपका एक बोनस का क्वेश्चन बन गया है। तो इस क्वेश्चन पे आपको बोनस मिल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कोई भी नंबर आप अटैम्प्ट जरूर कीजिए और किसी पे भी टिक मार के आइए, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में बोनस मिलेगा। बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। 97 ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षण में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है, तब यह परीक्षण की निम्न में से कौन सी विशेषताएं दर्शाता है। तो देखिए अलग अलग एग्ज़ाम हुए उसके, और उसके नंबर जरूर 42 ही आते हैं। तो अलग अलग हुए हैं, इसका मतलब ये, और नंबर सेम आ रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हो गए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर ऐसा होता है कि अगर ऑब्जेक्टिव पेपर को अलग अलग परीक्षक भी लेते हैं और वो ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो उसमें मार्क्स 42 ही आएंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है उसमें ऑब्जेक्टिव चॉइसेस यानी एमसीक्यू टाइप का आपको क्वेश्चंस में चॉइसेस दे रखी हैं, तो उसके मार्क्स सेम होते हैं। पर ये रिलायबल भी होता है ना, ये दिया है इसमें रिलायबिलिटी। तो ये हर वो क्वेश्चन, क्योंकि रिलायबल क्यों है, क्योंकि अलग अलग परीक्षक इसको जो है ले पा रहे हैं, तो ये रिलायबल भी है। ठीक है, तो इसमें दो चॉइसेस आपकी आ रही हैं। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो होंगे A/C, दोनों ही राइट हैं। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर आप राइट करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 97, 98, ओके। तो 98 में हम लोग देख लेते हैं क्या है। 98 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है। वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, उसकी सीमा यानी कि आपको उससे उसका लिमिटेशन, प्रश्नों की सीमा यानी उसमें क्या नेगेटिव चीज़ें हैं। अनुमान लगाना, बिल्कुल अनुमान आप उसमें लगा पाते हैं। और फिर है आपका निर्माण में कठिनाई, बिल्कुल ऐसे प्रश्न पत्रों को आपको थोड़ा कठिनाई ज़रूर होता है बनाने में। जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना, ये एक और उसमें लिमिटेशन बिल्कुल होती है। उपरोक्त सभी, तो आपको सीधा सा पता चलता है कि इसमें सारे चॉइसेस राइट हैं, तो इसका आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। 99, निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है। तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से शिक्षण विधि को कक्षा में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए। तो बहुत सिंपल सा आपको दिख रहा है, प्रयोजना यानी प्रोजेक्ट मेथड जो होता है वो कक्षा में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायोजना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 100वां क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग
लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, निम्नलिखित में से गणित की भाषा कौन सी है? गणित आपको पता है सिंबॉलिक भाषा होती है, तो इसका आंसर सिंबॉलिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सही मायनों में गणित क्या है? तो गणित एब्स्ट्रैक्ट साइंस होता है। मैथमेटिक्स इज़ ए एब्स्ट्रैक्ट साइंस, कॉन्क्रीट नहीं होता, फिजिकल नहीं होता, रिलेटिव नहीं होता, तो एब्स्ट्रैक्ट राइट आंसर है। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त, तो आप अमूर्त पे, आपको सही जवाब अमूर्त पे टिक करना होगा। 102 नंबर वाला सवाल देख लेते हैं। गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नांकित में से नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि मैथमेटिक्स की विशेषता नहीं बता रहा? तो मैथमेटिक्स क्या होती है? एक्यूरेट बिल्कुल होती है, एक्यूरेट है ना, एक्यूरेट भी होती है। फिर इसमें आपके पास में ओरिजिनलिटी, इसके अंदर जो सर्टेनिटी ऑफ द परिणाम की निश्चितता, सर्टेनिटी ऑफ द रिज़ल्ट बिल्कुल होता है। मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी होती ही है। सब्जेक्टिविटी, हाँ, ये सब्जेक्टिविटी जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती गणित की। सब्जेक्टिविटी यानी ऐसा नहीं होता जैसे कि आर्ट्स में आप सवाल में आंसर लिखते हैं उस तरीके से मैथमेटिक्स में भी लिख पाएंगे, तो ये नहीं होता। तो सही जवाब आपका इसके अंदर क्या आ जाएगा? सब्जेक्टिविटी। तो आपको जो राइट आंसर चूज़ करना है वो ये है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है और ये है आपके, निम्नलिखित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता। तो आपको पता ही है मौखिक कार्य के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, तो इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। मानसिक प्रक्रियाओं को विकास करती है, बिल्कुल करती है। समय बचाती है, ठीक है। पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मौखिक रूप से प्रश्नों को हल करने योग्य बनाती है। तो देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है वो आपको देखना है, मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करना, क्योंकि एक स्टूडेंट जो होता है उसका मेंटल प्रोसेस को विकास करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको वो ऑप्शन लेना है जो सबसे ज़्यादा सही आपको लग रहा है। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 104 में देखिए सवाल पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एवं दूरसंचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ तथा ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? यानी कि ज्योमेट्री में ग्राफ वगैरह को आप किस तरीके से, एलसीजी प्रोजेक्टर है, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड है और स्लाइड प्रोजेक्टर है, टेलीविज़न है। तो देखिए इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड क्या होता है? तो आपको इस तरीके से इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड जो है ना, वाइट बोर्ड के ऊपर इस तरीके से आपके कुछ बॉक्सेस बने हुए होते हैं, है ना। इन बॉक्सेस पे आपको आसानी से ग्राफ बनाना हो, मान लीजिए आपको कुछ ग्राफ बनाना है तो बहुत आसानी से आप इसको ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी इसके ऊपर बहुत आसानी से आप, ज्योमेट्रिकल फिगर्स अगर आपको कुछ बनाने हो, स्क्वायर बनाना हो, तो बहुत आसानी से आप बना सकते हो। तो इसका राइट आंसर ये होगा अंतः क्रियात्मक श्वेत पट, यानी इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सिंथेटिकल, या हिंदी में पढ़ लेते हैं। विद्यालय में ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए संश्लेषात्मक विधि का प्रयोग निम्नांकित के पश्चात किया जाना चाहिए। तो ये जो है सिंथेटिकल मेथड आपको ज्योमेट्री में कहाँ यूज़ होता है? तो इसका आंसर है एनालिसिस, विश्लेषण। ठीक है, ये एनालिसिस के लिए आपको यूज़ करना है। तो बहुत सरल सा ये क्वेश्चन था। चलिए अब वापस से मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है हमारे पास में, इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। 106 नंबर का बहुत अच्छा प्रश्न है। आपसे बच्चों पूछा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ अंडर रूट -√3 प्लस √84 प्लस 18√3। तो इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप यहाँ देखिए, ये जो रूट है, रूट के अंदर 84 दिया है, इस 84 को मैं टुकड़ों में बांट सकता हूँ 81 + 3 में। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ स्क्वायर वाली टर्म चाहिए। तो 81 किसका स्क्वायर होता है? 81 स्क्वायर होता है 9 का। ये 84 की बात कर रहा हूँ मैं ना। इस 84 को मैंने कैसे लिखा? 81 + 3। 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 स्क्वायर और 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर। ये आपको समझ आया क्या? √3 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 3। अब मैं आगे देखूँ, प्लस 18 √3 है, तो मैं इस पूरे टर्म को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ,
ये है मेरे पास में 9 स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया 84, और 18√3 को मैंने लिखा है 2 × 9 × √3। तो अब आप ये जब पूरा देखते हो तो ये हो जाता है a स्क्वायर, ये है आपका a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर, और ये फॉर्मूला है 2ab। तो फिर आप यहाँ से आप सीधा सीधा आपको मालूम पड़ रहा है ये हो गया आपके पास में 9 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो ये जो 84 प्लस 18√3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर भी रूट लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब 9 प्लस √3 मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसकी जगह पे अब मैं लिख सकता हूँ ये -√3 तो अपनी जगह पे है ही, -√3 प्लस इस 84 प्लस 18√3 का अभी हमने सवाल को सॉल्व किया तो मेरे पास में आया 9 प्लस √3, 9 प्लस √3। तो आपने देखा -√3 और ये √3 कैंसिल हो गया, मेरे पास में 9 बचता है, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो मेरा जो आंसर आया है वो है 3। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था पर बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 की पावर 97 माइनस 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर 95 इक्वल टू k 4 की पावर 95। तो इधर आप देख सकते हो इधर 4 की पावर 95 दिया है बच्चों। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरफ भी 4 की पावर 95 को निकाल लो बाहर। तो 4 की पावर 95 आप बाहर निकालते हो तो पीछे क्या बचता है, 4 की पावर 97 का मतलब होता है 4 की पावर 95 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 की पावर 2 से, तो 95 प्लस 2 कितना हो जाता है 97। तो 4 की पावर 95 कॉमन लिया है तो अंदर बचेगा 4 स्क्वायर माइनस 4 की पावर 96 यानी हुआ 4 और प्लस 1। तो इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास में आता है 16 माइनस 4 प्लस 1, तो वो किसके बराबर हुआ, ये बराबर हो गया आपके 13 के। तो 13 और बाहर है आपके 4 की पावर 95। तो इसको मैं इस पूरी टर्म को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 95 × 13। तो ये किसके इक्वल है, k × 4 की पावर 95। तो 4 की पावर 95 ये और ये तो कैंसिल हो गया, पीछे k का मान आ गया आपके पास में, k का मान है 13। तो ये आंसर है इसका 13। चलिए आगे बढ़ते हैं। 108 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है 5a स्क्वायर प्लस 15a माइनस 6b माइनस 2ab। तो इसका फैक्टराइजेशन आपको करना है। तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, सारे ऑप्शन आप देख लीजिए। तो इधर मुझे जो दिख रहा है देखिए, जो मैं कैसे करूँगा आपको अप्रोच बता देता हूँ। ये -2ab आपको दिख रहा है, इस पर आपको फोकस करना है। -2ab का मतलब है यहाँ दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो यहाँ से आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए तो हो गया गलत। इस पे आप आइए तो -2ab यहाँ से आ रहा है क्या, ए और बी को जब आप इंटू कर रहे हो तो -2ab नहीं आता, +2ab आता है, तो ये ऑप्शन भी हो गया रॉन्ग। थर्ड आप आते हो 5a माइनस 2b और a में, तो यहाँ -2ab आपका आया है, यहाँ पर आपके पास में -2ab आया है। लेकिन आगे मैं बढ़ता हूँ तो ये देखता हूँ कि ये 2b -2b और ये -3 मिला करके +6b नहीं आ रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं -2ab जरूर आया था, फिर मैं आगे बढ़ूँगा ये देखूँगा -6b आया नहीं आया, तो -6b आप यहाँ देख सकते हैं। ये -2 और -2 को जब मैं -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में प्लस का 6b आता है, तो ये ऑप्शन भी मेरा रॉन्ग है। तो फाइनली मेरा ऑप्शन कौन सा बचेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो मैं 108 का क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए 108 क्वेश्चन आपका हो गया है। आगे बढ़ते हैं। 109 नंबर का प्रश्न ये देख लेते हैं फटाफट से। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा क्यूब के मान पता होने चाहिए। तो 8 यहाँ क्यूब रूट दे रखा है, तो 8 होता है 2 का क्यूब और 1000 होता है 10 का क्यूब। तो ये जो है ये आपका बन जाता है 2/5 2/10 का होल क्यूब। तो 2/5 सॉरी 2/10 है ना, 2/10, 2 क्यूब होता है 8, 2 क्यूब होता है 8 और 10 क्यूब होता है आपका 1000। और इसके बाहर है आपका क्यूब रूट, तो इसका क्यूब रूट ये क्यूब हट गए तो मेरे पास में आया 2/10। तो ये वाली जो संख्या है ये तो आपकी बन जा रही है 2/10। 2/10 का मतलब है 1/5 और ये टोटल अपॉन में है, 1 अपॉन में है, तो ये 1 अपॉन, अब ये ऊपर चला गया तो मेरे पास में आ गया 5।
तो यहाँ से ये पूरी संख्या मिलके मुझे मिल गया है 5। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसको मैं 3 से भाग देता हूँ तो मेरे पास में आता है 64, क्योंकि 3 × 6 होता है 18, फिर 12 यानी 64 आ गया, और बाहर है आपका 3, तो 64 होता है क्यूब 4 का, तो क्यूब रूट हो जाएगा इसका 4, तो इसका आंसर हो गया 4। तो 5 + 4 क्या होते हैं, 5 + 4 हो जाएंगे 9। तो मेरे पास में फाइनली जो आंसर आया है वो आता है 9, तो मेरा 9 सही जवाब उसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 110 नंबर का प्रश्न है, 2x - 3y = 79, x + 6y = 47। आपको x - y का मान प्राप्त करना है, तो इसको आप अपने तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। 2x - 3y और इधर 6y है, तो आपको आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सेकंड वाली टर्म को। यहाँ इस वाली सेकंड वाली टर्म को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आएगा 2x + 12y। इस तरीके से आप कर सकते हैं, 2x + 12y = 47 × 2। तो ये आप इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये 2x वाली टर्म हट जाएगी, आपके पास में y का मान आ जाएगा। तो y की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो y की वैल्यू आपके पास में आती है 1। इसी तरीके से y की वैल्यू 1 आने के बाद में आप इसमें पुट कर दीजिए, तो आपके पास में x का मान आ जाएगा 41। जब x का मान आपके पास में 41 आया तो x - y आपसे पूछा है, x - y 41 में से 1 गया तो आपके पास में आंसर आ जाता है 40। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 40। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इसको 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, 2 इक्वेशन दे रखी है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 111 नंबर का प्रश्न दोस्तों, देखिए ये सारा आपको आपकी जो है स्पीड बढ़ाता है। अब 111 नंबर के प्रश्न में आप देख सकते हैं कि एक स्क्वायर है 3x + 5 का -60x, तो ये 3x + 5 का होल स्क्वायर आपका होता है 3x का होल स्क्वायर + 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 3x। तो ये 2 × 5 × 3 आप जब करते हैं तो 2 पंजे 10, ये 30, तो 30x आ गया। ठीक है, आगे है -60x, तो -60x में से प्लस के 30x गए तो आपके पास में बचता है -30x। तो अब आप ये देखेंगे कि ये जो 3x² है -3x किसका बन रहा है, तो ये बन रहा है 3x - 5 का होल स्क्वायर, आपका डायरेक्ट आपको पता चल जाता है, ये है 3x - 5 का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट % ऑफ 80 इज़ 80, यानी 80 का कितना प्रतिशत 80 है, तो 100% है। तो ये तो आपके हाथ में एक तरह से लड्डू वाला क्वेश्चन है, आप आसानी से, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। चलिए 113 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। ये है कि एक टेलीविज़न विक्रेता ने 9600 की दर से 2 टेलीविज़न बेचे, उनमें से एक टेलीविज़न पे 20% लाभ और दूसरे टेलीविज़न पे 20% हानि हुई। तो इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन थोड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं, तो इनको आपको थोड़ा सा हमेशा ध्यान से करना है। तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, पर 20% का मतलब होता है 1/5, याद रखें आप। 20% है ना, 20% का मतलब होता है 20% का मतलब 20/100, तो इसको हम बोल सकते हैं 1/5। ठीक है, अब देखिए एक टीवी जो है वो उसने ख़रीदी है 9600 में, और उस पर उसने 20% लाभ कमाया, और एक टीवी उसने 9600 में खरीदी, उस पर उसको 20% की हानि हुई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उस पर कुल कितना, उसको दोनों टीवियों खरीदने पर उसको कितना लाभ या कितनी हानि हुई। तो पहले एक टीवी की कॉस्ट क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। 20% वाला प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट है, तो 9600 को 20% प्रॉफिट वाले केस में आप हमेशा मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/6 से। 20% और ऐसा इसलिए होता है कि आपको x में 1/5, 20% यानी 1/5 x जोड़ना है। तो जब आप ये करते हो तो 6/5 आ जाता है, 6/5 x। ये है x, क्या है x आपकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है। तो x अगर आपको फाइंड आउट करना है कि पहली मेरी टीवी कितने की आई है, तो मैं इस x को फाइंड आउट करने के लिए 9600 को, जब ये x को, ये जो 6/5 को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा।
यानी ये 5 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे चला जाएगा, तो इसका चेंज हो जाएगा ना, वो रिवर्स हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि पहली टीवी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है जिसमें फ़ायदा हो रहा हो, तो जब भी फ़ायदा हो रहा है तो फ़ायदे वाले केस में 20% है, तो 20% वाले केस में, फ़ायदे वाले केस में आपको अगर उसकी कॉस्ट पता करनी है तो आप 5/6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5/6 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये सीधा सा इसका आंसर आ जाएगा 8,000 सॉरी, कितना आंसर आ रहा है 8,000। तो पहली टीवी की कॉस्ट मालूम पड़ गई। इसी तरीके से दूसरी टीवी में 20% का नुकसान हुआ है, तो यानी x माइनस एक्स अपॉन 5 की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया 4/5, 4/5 x। तो x का मान पता करना है तो 5/4 से इंटू करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ आ गई क्या? तो दूसरी टीवी का मान कितना होगा, दूसरी टीवी कितने की आई, तो इसको आप क्या करो 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप 5/4 से करोगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाती है इसकी 12,000, सीधा सीधा दिख रहा है 12,000। ओके, तो पहली टीवी की कॉस्ट आई आपकी, पहली टीवी की कॉस्ट आई 8,000, दूसरी टीवी की कॉस्ट आई आपके पास में 12,000। तो दोनों टीवी की जो कॉस्ट है वो है 20,000। लेकिन आपको पता है उसने 9,600 के भाव की रेट से बेचा है, तो 9,600 को जब मैं 2 से गुणा करता हूँ, दोनों टीवियाँ 9,600 की बेची, तो मेरे पास में आता है 19,200। 19,200 और 20,000 देखिए, तो 800 रुपये का उसको नुकसान हुआ है, 800 रुपये का उसको नुकसान हो गया है। तो देखिए ऑप्शन में देख लो तो यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो ऑप्शन में सीधा दिख रहा है मुझे 4% लॉस। निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं कि 20,000 का कितना परसेंट आपका, 20,000 का कितना परसेंट आपका 800 होता है, तो 4% होगा, 4% आपका 800 आ जाएगा। तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में 2-3 चॉइस जो हैं वो गलत हो जाती हैं। तो जब ये तीनों गलत है तो लास्ट चॉइस वैसे भी राइट होगी। तो 113 का आंसर आ जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 114 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये है कि एक क्षेत्र में एक लक्ष्य को 6 मजदूर 16 दिन में पूरा करते हैं। यदि यह लक्ष्य 4 दिन में पूरा करना हो तो कितने मजदूर चाहिए? तो 16 दिन लग रहे हैं ना, तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/16। ये 1/16 जो है एक दिन का काम है, और इसको कितने मजदूर पूरा कर रहे हैं? 6 मजदूर मिल के 1/16 काम कर रहे हैं। तो अगले दिन कितना हो जाएगा 2/16, उसके अगले दिन 3/16, तो लास्ट 16वें दिन पे 16/16 यानी कि काम पूरा हो जाता है। तो 6 मजदूर का एक दिन का काम होता है 1/16। तो 4 मजदूरों का एक दिन का काम कितना होगा? तो 4 मजदूरों का एक दिन का काम होगा 1/16 बटा 1/6। ठीक है, क्योंकि एक मजदूर का कितना होगा, एक मजदूर का होगा 1/16 गुणा 1/6। तो ये तो आ गया मेरा एक मजदूर का काम। तो 4 मजदूर का है तो इंटू 4 कर दूँ मैं। ये बात समझ आई क्या? तो ये इंटू 4 किया तो ये कितना हुआ, ये हुआ 4 और 4 छंग 24। तो मेरे पास में आया 1/24। 1/24 उनका एक दिन का काम है, तो उनको 24 दिन लगेंगे उसको पूरा काम करने में। तो आंसर इसका क्या आएगा 24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये है यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 हो तो मूलधन क्या होगा? 8% की दर से 5%, तो मूलधन पूछा है, प्रिंसिपल आपसे पूछा है। फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होगा? प्रिंसिपल का फॉर्मूला होगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, डिवाइड कर दो उसको रेट और टाइम से। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो प्रिंसिपल आपका हो जाता है इक्वल टू, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 640 आपकी सिंपल इंटरेस्ट है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय उसका रेट 8 इंटू 5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाता है 1600। तो 1600 आपका सीधा सीधा सा इसका
आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर इज़ अ टारगेट ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी बाय 10% एवरी ईयर। इफ इन ईयर 2016 दिस नंबर was 1500, देन इन ईयर 2018 ऑन कंप्लीशन ऑफ टारगेट हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी देयर इन द यूनिवर्सिटी। एक विश्वविद्यालय में आपको 10% की वृद्धि से जो है बच्चे बढ़ रहे हैं, उसका टारगेट है कि हर एक बार 10% की वृद्धि से बच्चे बढ़ने चाहिए। 2016 में ये संख्या जो थी बच्चे की बढ़ने की 1500 थी, तो 2018 में कितने बच्चे बढ़ जाएंगे? हर साल कितने बढ़ते हैं? 10%। तो 1500 का 10% होता है 150। 150 1500 में ऐड करोगे तो हो जाएगा 1650। तो 1650 का 10% होता है 165। 165 को आप इसमें ऐड करोगे तो हो जाएगा 1815। तो 2018 में आपकी संख्या हो जाएगी 1815। तो इसका आंसर है आपका 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंडीशन अप्लाइज ऑन कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि आपको कॉन्ग्रुएंसी पता करनी है, सर्वांग समता का प्रश्न है। तो त्रिभुज आपको दे रखा है, तो इधर आप देख लें त्रिभुज के अंदर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है, और ये अल्टरनेट एंगल हो गए पहले वाले ना, ये दोनों तो अल्टरनेट एंगल, और ये वाले वर्टिकली अपोजिट। ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर दोनों। तो ये प्रश्न हो गया एंगल साइड एंगल का। तो एंगल साइड एंगल कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ लेते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स पूछे हैं कि करेक्ट पेयर सप्लीमेंट्री पता करो। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है बच्चों, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। इसका मतलब होता है 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री। अब दो पेयर बताने हैं जो कि 180 डिग्री बन जाते हैं जिनके कारण। तो आप ये देखेंगे पहली चॉइस जो है इसमें दे रखा है एंगल डी एफ ई। तो डी एफ ई यानी कि ये एंगल, ई एफ ए यानी ये एंगल। तो ये हो गया 180 डिग्री का एक पेयर, बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल है आपका एंगल ए एफ बी और बी एफ डी। तो बी एफ डी ये, तो इन दोनों को भी जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास में 180 डिग्री आ जाती हैं। तो मेरा पहला ही आंसर राइट है, तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो 118 का आपका आंसर जो है वो ए है। आगे बढ़ते हैं। एक समलंब चतुर्भुज आपको दिया हुआ है, यानी कि आपको एक ट्रेपेजियम आपको दे रखा है। इस ट्रेपेजियम में आपसे पूछा ये जा रहा है कि इसकी हाइट कितनी होगी जब इसके जो पैरेलल साइड से वो 10 और 16 आपको दिया हुआ है। तो इसका आपको इसका क्षेत्रफल दे रखा है 78, है ना। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चों क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू उसकी हाइट और पैरेलल साइड्स का सम। ये दिया हुआ है कितना है? 78। ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी हाइट कितनी है। तो सीधी सी बात है, a प्लस बी कितना है? 10 और 16 को ऐड किया तो 26। तो ये यहाँ से हटाओ, 26 को नीचे पहुँचाओ, इसके डिवाइड 2 को इनटू में पहुँचाओ। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो, तो आपके पास में सीधा सीधा इसका जो उत्तर आ जाता है वो है, इसको कैंसिल करने पर 3 कितना आएगा? ये 13 से जा रहा है, ये आपका 13 से जा रहा है, 13 और 13 इंटू 6, 13 इंटू 6, बिल्कुल 6 आया, 6 आंसर आएगा इसका। तो आपके पास में इसका सही जवाब होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए मैथमेटिक्स का। व्हाट विल बी द सर्कमफेरेंस ऑफ हाफ पार्ट ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज, यानी कि आपको एक सर्कल का आधा सर्कल, यानी कि आधे सर्कल का आपको सर्कमफेरेंस पता करना है। तो पूरे सर्कल का 2 पाई आर होता है, तो आधे सर्कल का कितना होगा? पाई आर, पाई इंटू आर। तो पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 56 का ये डायमीटर है ना, तो 56 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 28। तो ये हो गया आपका 7 चौके 28। तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी? त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या इसकी हो जाती है 28। तो 4 इंटू 10 88 आंसर आ गया आपका। तो आपका उत्तर आ जाएगा इसमें 88। ठीक है। तो ये हो गया आपका मैथ्स का। अब हम इसके साइंस के प्रश्न देख लेते हैं। तो साइंस के प्रश्न में ये दिखा है कि किस
किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? और आपके जो ऑप्शन हैं इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो ऑप्शन है आपका पहला गोल्गी बॉडीज़, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और चौथा है क्लोरोप्लास्ट। तो आपको ये पता है कि कौन से वाले में ऑर्गेनली सेल ऑर्गेनली होती है। क्रिस्टी आर फाउंड इन विच सेल ऑर्गेनली, यानी क्रिस्टी कौन से वाले में होती है। तो इसका जो उत्तर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट आपका हम देख लेते हैं विच इज़ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा होता है? तो आपको पता है कि इंसेक्टिवोरस यानी कि कीटहारी पादप, इनमें से सही जवाब आपका आता है यूट्रिकुलेरिया। ये आपका सही जवाब है, क्योंकि बाकी सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच इज़ अ रेड प्लानट। हमारा लाल ग्रह कौन सा है? ये उत्तर तो मेरे ख्याल से सबको पता है, लाल ग्रह आपका मंगल होता है। मार्स, तो आपका आंसर राइट आंसर है मार्स। फिर है डॉट्स का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो डॉट्स का होता है आपको याद रखना है ये चीज़, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है इसका मतलब। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो ये है आपका डॉट्स का टोटल फुल फॉर्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 125 के लिए। तो ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है विच फूड ग्रुप इज़ द रिचेस्ट इन एनर्जी। सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होती हैं? सीरियल नहीं, वेजिटेबल्स नहीं, मिल्क प्रोडक्ट्स, ऑयल, फैट्स और नट्स एंड ऑयल सीड। ये देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है ऑयल, फैट्स और ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनमें सबसे ज़्यादा। इसीलिए हम बोलते हैं ना दूध, घी वगैरह ये सब चीज़ें अच्छी हैं। तो ये जो है ऑयल, फैट्स, नट्स एंड ऑयल सीड्स, इसमें किलो कैलोरी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर आपका सीधा सा आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 126वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH। तो ये जो ल्यूटिनकारी हार्मोन जो होता है LH, उसके संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक तरीक़े का लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, और ये लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं ये टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आप सीधा आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए कि यह लीडिंग कोशिकाओं का टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए इसमें मदद करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 127 का, द लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति कहलाती है, यानी स्ट्रेटेजी ऑफ अल्टरनेशन बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल प्रोडक्शन। तो ये कहलाती है बच्चों हेट्रोगेमी, हम बोलते हैं इंग्लिश में इसको। हेट्रोगेमी का मतलब होता है विषम युगन। तो विषम युगन बोलते हैं इसको। हेट्रो मतलब ही होता है विषम, सो विषम युग्मन जिसको हम बोलते हैं हेट्रोगेमी। एंड ये एक स्ट्रेटेजी है बिटवीन द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। ठीक है, 128वां प्रश्न हम देख लेते हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन मेनली कंसर्न्ड विद। भावात्मक पक्ष में, अफेक्टिव डोमेन का मतलब है भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से किससे संबंधित है? पहला नॉलेज, एप्लीकेशन, वैल्यूइंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो बच्चों जो अनुमूल्यन का कार्य होता है यानी वैल्यूइंग, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं भावात्मक पक्ष में कहाँ काम में आते हैं? दे आर मेनली किससे कंसर्न है? दे आर मेनली एफिलेटेड विद वैल्यूइंग पार्ट। तो ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन मेनली दे आर कंसर्न विद वैल्यूइंग पार्ट। तो 128 का आपका उत्तर है सी। नेक्स्ट आप देख लीजिए 129,
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है? उत्तम परीक्षण की नहीं है, बात ध्यान से समझना, नहीं है। तो विश्वसनीयता पहला होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल सारे चॉइसेस वगैरह में आपको इजीली पता होना चाहिए, योजना प्लानिंग ये ऑप्शन जो है गलत ऑप्शन है, योजना से इसका तात्पर्य नहीं होता और फॉर ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है गुड टेस्ट की। तो इसलिए आपका जो सही जवाब है वो है योजना। तो इसका राइट आंसर है आपका योजना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 130वां प्रश्न। एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टेड टीचिंग एड। प्रोजेक्टेड टीचिंग जिसको हम बोलते हैं प्रक्षेपी शिक्षण, इसका उदाहरण कौन सा इनमें से सही है वो आपको चुनना है। तो बुलेटिन बोर्ड नहीं, ये प्रोजेक्टेड में नहीं आता बुलेटिन बोर्ड। चार्ट सामग्री ये भी आपकी हार्ड कॉपी से रिलेटेड है, प्रोजेक्टेड टीचिंग एड का सामान नहीं है। मॉडल भी आपका प्रोजेक्टेड नहीं है। तो ये जैसा कि नाम ही दिया हुआ है प्रोजेक्टेड, तो आपको सिंपली ये ऑप्शन बी आपको साफ दिख रहा है, प्रोजेक्टेड। ओवरहेड प्रोजेक्टर यानी प्रोजेक्टर से पढ़ाना प्रोजेक्टेड टीचिंग के अंदर आता है। तो 130 का जो सही जवाब है वो है प्रोजेक्ट ओवरहेड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट आपका आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टीचिंग मेथड गिव्स इंपॉर्टेंस टू द मेंटल कंक्लूजन। तो मेंटल से रिलेटेड है, लेक्चर में बिल्कुल नहीं होता। लेक्चर मेथड, लेबोरेटरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो होता है ना वो आपके दिमाग के लिए यानी कि मेंटल ग्रोथ के लिए, मेंटल कंक्लूजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो समस्या समाधान विधि जो है वो आपका करेक्ट चॉइस होगा। 132वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कम्स अंडर प्रोडक्ट ऑफ साइंस। साइंस का प्रोडक्ट कौन सा है ये आपको बताना है। साइंटिफिक लॉज बिल्कुल है। आगे एटीट्यूड, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। प्रोडक्ट ऑफ साइंस, साइंस का प्रोडक्ट से मतलब है कि साइंस का उत्पाद, ठीक है। तो साइंटिफिक जब आप कोई भी उत्पाद बनाते हैं तो उसके फाइनली आप फाइनल चीज़ क्या होती है? फाइनल चीज़ें होती हैं कि उसके लॉज आप बना पाओ। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन इसलिए लग रहा है क्योंकि ये इसका प्रोडक्ट है ना। फाइनली हम लोग जब साइंस पढ़ते हैं तो व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ साइंस? वी आर एबल टू मेक द लॉज अबाउट इट। हम जो हैं उसके अंतर्गत विज्ञान के नियम बना पाएँ, लॉज बना पाएँ, वही उसका प्रोडक्ट होगा। तो वैज्ञानिक नियम जो है दैट विल कम अंडर, यानी कि साइंटिफिक लॉज विल कम अंडर प्रोडक्ट ऑफ साइंस। तो इसका आंसर सही जवाब होगा वैज्ञानिक नियम। चलिए आगे देखते हैं 133वां। निम्नलिखित में से कौन सा नवाचारी शिक्षण यानी इनोवेटिव टीचिंग मेथड कवर्स ऑल द डोमेन्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टीचिंग। नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है। तो ठीक है, हम देख लेते हैं इनोवेटिव मेथड। टीम टीचिंग बिल्कुल एक इनोवेटिव मेथड में आता है, टीम टीचिंग। माइक्रो टीचिंग बिल्कुल, ब्रेन स्टॉर्मिंग ये भी है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ये भी है। तो आप ये देखा कि सारे ऑप्शन जो हैं लगभग सबके सब जो हैं सही हमको लग रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बोनस क्वेश्चन है। तो इसमें से आप कोई भी टिक मार दीजिए, आपको ज़रूर इसका सवाल इसका जो आपका उत्तर है सही होगा आपका। तो बोनस मिल रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन में तो आप निसंकोच कोई भी ऑप्शन आप इसमें टिक कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न 134। ये आपसे पूछा जा रहा है कि विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार की शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो आपको डायग्नोसिस में किस तरीके की होती है, तो आपको पता है कि उनकी उपचारात्मक टीचिंग हमारी होनी चाहिए, रिमेडियल क्लासेस होनी चाहिए, है ना। हम लोग उसकी रिमेडियल क्लासेस लेते हैं और हर एक सत्र में हम जब बोर्ड की क्लासेस आती हैं तो उन जो बच्चे जो वीक हैं या फिर जिनको तकलीफ़ होती है तो उनकी टीचिंग को हम उनको जो पढ़ाने के तरीका होता है उनको हम बोलते हैं रिमेडियल टीचिंग।
तो इस तरीके की टीचिंग जो कौन सी कैटेगरी में आती हैं, वो आती है रिमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण। तो आपका जो सही जवाब है वो है रिमेडियल टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो ये बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है कहलाती है। एक प्रोसेस है कि क्रमबद्ध तरीका है जिससे कि हम लोग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का पता करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बच्चों मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं जिससे कि हमें बच्चे का मालूम पड़े कि हमारे जो शिक्षा हमने जो उनको पढ़ाया है, हमारे जो उद्देश्य है वो पूरे हमको प्राप्त हुए हैं या नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है मूल्यांकन, यानी आप इवैल्यूएशन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइनिंग एक्शन वर्ब is related with which behavioral objective? So परिभाषित करना क्रियासूचक शब्द का किस व्यवहार उद्देश्य से संबंधित है? तो आपको ये ऑप्शन हम एक बार देख लेते हैं, अफेक्टिव, साइकोमोटर, कॉग्निटिव, और ऑप्शन नंबर डी आ रहा है आपका जिसमें पूछा जा रहा है अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो परिभाषित करना यानी किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो डिफ़ाइन करना है तो उसके लिए आपके पास में कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का होना ज़रूरी होता है। ये ऑब्जेक्टिव्स का होना परिभाषित करने के लिए उसकी संज्ञानात्मक जो एबिलिटी है उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कौन सा ऑब्जेक्टिव, विच बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव? तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका कॉग्निटिव एबिलिटीज़, यानी कि बिहेवियरल कौन सा ऑब्जेक्टिव है इसका? कॉग्निटिव, डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के निम्नलिखित पद में से कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है? ठीक है, लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को पढ़ाने के लिए हमें कौन सी टीचिंग लर्निंग कंटेंट को और कौन सा फ्रेम में हमको उसको पढ़ाना होगा, तो वो हमको देखना है। तो आउट ऑफ द फॉलोइंग फ्रेम for linear programming instruction, which of the following frame is exactly related to teaching learning content? तो निम्नलिखित फ्रेम में से हमको पता करना है टीचिंग फ्रेम, इंट्रोडक्टरी फ्रेम, सी है आपका, ऑप्शन सी है टेस्टिंग फ्रेम, और ऑप्शन डी है जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस फ्रेम। अब लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, तो इस तरीके के प्रोग्राम जो हैं इनको हम इंट्रोडक्टरी फ्रेम, टेस्टिंग फ्रेम और प्रैक्टिस फ्रेम से नहीं समझा सकते। इनके लिए हमको टीचिंग फ्रेम की आवश्यकता होती है। तो ये इसका जो सही जवाब है वो है 137 का, वो है शिक्षण पद, टीचिंग फ्रेम। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेम इज रिलेटेड विद टीचिंग लर्निंग कंटेंट? तो लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को हमारी कौन सी फ्रेम की आवश्यकता होती है? शिक्षण पद की आवश्यकता होती है। 138 साइंस का क्वेश्चन है आपका, ये हम लोग देख लेते हैं। An object of mass 0.75 kg is hanging from a string attached to roof. What will be the force applied by the string on the object? तो बच्चों बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है आपसे, एक फिज़िक्स का क्वेश्चन है। देखिए एक रूफ है जहाँ से एक ऑब्जेक्ट को लटकाया हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट का जो द्रव्यमान है यानी कि जो मास है वो है 0.75। इसका जो मास है वो है 0.75 kg, है ना, इतना इसका मास है। अब इसको जो गुरुत्वाकर्षण के कारण इस पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बच्चों, वो लगती है g, नीचे की तरफ। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो इसका जो g का जो मान होता है वो बच्चों होता है 9.8। तो कोई भी वस्तु g एक्सीलरेशन से नीचे खींची जाती है तो उसका जो वेट होता है, वेट वो होता है m इंटू जी, वेट होता है m इंटू जी। m आपका जो है मास होता है, मास की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है 0.75, और g की वैल्यू आपकी है 9.8। तो उसका जो वेट होगा वो होगा 9.8 इंटू 0.75। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो आती है 7.35। तो ये इसका वेट है। तो जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी उस पर कितना फोर्स लगा रही है, तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा वो स्ट्रिंग के कारण, व्हाट विल बी द फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ये इतना फोर्स स्ट्रिंग अपने
तरफ लगा रही है जिसके कारण कि वो अटका हुआ है। अगर ये स्ट्रिंग नहीं होती तो ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता। तो ये फोर्स जो है एक्शन रिएक्शन का क्वेश्चन है। तो ये रिएक्शन जो है ये एक्शन जो कि उसका वेट है उसके बराबर होना चाहिए। तो उसका वेट अभी हमने देखा था 7.35 आया था, तो रिएक्शन भी किसके इक्वल होगा 7.35 के। तो आंसर है 0.75 को आप मल्टीप्लाई करो 9.8 से तो वेट आ जाएगा और वेट आपके फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो 7.35 इसका आंसर है। आगे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम। पहला चॉइस है जिसमें हम बोलते हैं कि एक दोलन करते समय सिंपल पेंडुलम यानी कि सरल लोलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एट मैक्सिमम। तो एक आप देखिए सिंपल पेंडुलम जो होता है वो इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से सिंपल पेंडुलम होता है। तो बच्चों ये जो पोजीशन कहलाती है ये कहलाती है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। ये है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन और ये पोजीशन कहलाती है मीन पोजीशन और ये आगे वापस इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये इस तरह घूमता है एक पेंडुलम। तो याद रखना जब भी ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है तो उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो हो जाती है जीरो। जब वेलोसिटी जीरो होती है तो इस पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होती है, पर मैक्सिमम क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, इस पॉइंट पे जो भी एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है और इस पॉइंट पे वापस उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अब आपको इस तरीके से मैं समझा सकता हूँ कि ये 3 पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट में यहाँ सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है और यहाँ होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो आप देख लेते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, पहली चॉइस है कि पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ये है और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है नहीं, तो पहला जो चॉइस है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। मैंने आपको बताया था एक्सट्रीम पोजीशन होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, ठीक है। तो इस पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो यही कारण है कि अधिकतम विस्थापन अवस्था यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अवस्था में स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी उसकी मैक्सिमम होती है। इस पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे सबसे कम है और इस पॉइंट पे वापस से ज़्यादा हो जाती है। तो आप लोगों को समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा तापमान संभव नहीं है। तो 0 केल्विन सबसे कम होता है बच्चों, है ना। 0 केल्विन जो है वो जो तापमान है वो सबसे कम है। आर भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। सबसे ये पॉसिबल नहीं है ना, ये वाला भी पॉसिबल नहीं, 0 केल्विन के नीचे जाना, और ये आर भी पॉसिबल नहीं है। तो आपके दोनों ऑप्शन राइट दिख रहे हैं। फ़ारेनहाइट हो सकता है -8 डिग्री भी हो सकता है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि ये दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट माने जाएंगे। अगर आप सी पे टिक करिए चाहे डी पे टिक करिए, दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। 1 जूल की वैल्यू इज़ इक्विवेलेंट टू क्या है। तो 4.2 किलो कैलोरी, 4.2 कैलोरी, 1/4.2 किलो कैलोरी और 1/4.2 कैलोरी। तो बच्चों आपको एक बात याद रखनी है कि जो 1 किलो कैलोरी ये जो होती है ये होती है 4200 जूल, लगभग 4200 जूल के बराबर होती है। 4200 जूल के बराबर होती है, यानी कि 1 कैलोरी होती है आपकी बराबर 4.2 जूल। तो 1 जूल किसके बराबर होगा। तो 1 जूल होगा 1/4.2 कैलोरी के, 1/4.2 कैलोरीज के। पर ये है अप्रॉक्सीमेशन, ये अप्रॉक्सीमेशन है, क्योंकि अगर अप्रॉक्सीमेशन की वजह से अगर हम चलते हैं तो 1/4.2
ये सही हो जाएगा। पर बच्चों एग्जैक्ट वैल्यू होती है 4180, तो 4180 अगर हम बोले तो 1/4.18 आना चाहिए। तो ये थोड़ा एक ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है। वैसे अगर सही देखा जाए तो 1/4.2 बिल्कुल सही आंसर है, पर अगर एग्जैक्ट वैल्यू अगर पूछी है तो ये गलत जवाब हो जाएगा। तो फिर ये आपका बोनस का सवाल बन जाता है। आपको बात समझ आ रही है? क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको देखनी है तो वो 4180 में जाना पड़ेगा, तो वो आपका बोनस का ये सवाल बन जाता है। एनीवे आपको 1 ऐसी केस में आपको बोनस मिले नहीं मिले, इसलिए आप यहाँ पर 1/4.2 कैलोरी पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी? तो हमेशा याद रखना है हाफ, जितनी भी साइज़ है उसका हाफ आपको हमेशा यूज़ होता है। तो इसमें 1 मीटर आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो 142 का आप कितना आंसर है? 1 मीटर। दूसरा आगे बढ़ते हैं। 143वां प्रश्न। ओके, ध्वनि का संचरण होता है, यानी कि साउंड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस। ए ऑप्शन है स्टेशनरी, प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव और पार्टिकल फॉर्म। तो साउंड है बच्चों, तो साउंड आती है आपकी प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग रूप में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉन्गिट्यूडनल वेव है साउंड। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 144वां प्रश्न। तो इसका आंसर है कौन सा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये आपको पता है नहीं होती, तो आंसर आपका इसका है नाइट्रस ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। केमिकल फार्मूला फॉर अमोनियम नाइट्राइड। तो अमोनियम नाइट्राइड का केमिकल फार्मूला आपका अमोनियम नाइट्राइड है, तो ये ऑप्शन आएगा NH4 होल रेज टू 3 और N, यानी NH4 3N आपका अमोनियम नाइट्राइड का केमिकल फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। मोनोमर्स यूज टू प्रिपेयर आर्टिफिशियल फाइबर डैक्रोन, यानी कृत्रिम रेशा डैक्रोन बनाने के में प्रयुक्त होने वाला एकलक मोनोमर होता है। तो ये बच्चों होता है एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिफ्थैलिक एसिड से बनता है। तो आप लोग यहाँ दे सकते हो टेरिफ्थैलिक एसिड, ये ऑप्शन इसी में आ रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल कौन सा होगा? तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका उत्तर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटी एसिड सब्सटेंस होता है यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी। स्टोमक एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ होता है। नेक्स्ट, कोल कंटेनिंग मैक्सिमम परसेंटेज, ये सवाल अक्सर आता रहता है। कोल जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज होता है कार्बन का, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट आपको पता होना चाहिए कि सबसे बेस्ट क्वालिटी है कोल की। याद रखने का तरीका है, ए से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, तो एंथ्रेसाइट एक छोटी सी ट्रिक है। एंथ्रेसाइट इज़ द बेस्ट कोल जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है कार्बन का। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 149, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण है? आउटपुट यानी बाहर जिससे हम आउटपुट देख पाते हैं। तो MICR नहीं, इनपुट का हो गया। और ऑप्टिकल करेक्टर OCR ये भी इनपुट है। ऑप्टिकल मार्क रीडिंग ये भी, और विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये आपको पता है कि आउटपुट का ये एक कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइस है। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की खोज करने वाली कौन थे? तो ये अक्सर पूछा जाता है, ये बहुत आसान सा सवाल है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये पूरा प्रश्न पत्र हल कर लिया है, जिसमें साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन करें। आगे हम आपके लिए इंग्लिश, हिंदी और जीके के क्वेश्चंस भी जल्द लेके आपके सामने आएंगे। तो ये कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा और जिससे आपकी स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी। और आने वाले टाइम में हम और भी वीडियोस अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।